और इसमें हम कवर करेंगे सारे बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई सारे मेथड समझ में आएंगे। एक बार रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म पर बात करेंगे। इसको कैसा भी फॉर्म हम पहचानेंगे, कैसे कैसे हम मेथड लगाएंगे, इसका फोटो क्या होता है, फोटो कि वो डायरेक्ट हो सकता है आपको ना दिखेगी, पर नॉलेज कैसा होता है कि जैसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर, और इसमें हम कवर करेंगे सारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट सारे मेथड्स। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई सारे मेथड्स समझ में आएंगे एक ही साथ। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम बात करने वाले आज लीनियर फॉर्म पर, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म पर बात करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, और देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड भी होता है, वो भी हम समझेंगे, और उसके बाद हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी यानी कि ऑर्थोगोनल कर्व्स भी समझेंगे क्या है। तो ये कैसा है, जो इतना भी टाइटल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारा के सारा इंपॉर्टेंट है आपके जेईई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज हम ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, तो बाकी इससे पहले भी हमने हालांकि कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स बने, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप बने रहिए, पूरा लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा। हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमारे लिए सॉल्व करना है आज डिफरेंशियल इक्वेशन को, भाई कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको कैसा भी फॉर्म हम पहचानेंगे, कैसे कैसे हम मेथड लगाएंगे, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिए लेक्चर में, शुरू करते हैं। तो आप पहला, जैसे कि पहला टाइटल हम उठाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पढ़ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कॉन्सेप्ट की कैसे होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। बेसिकली दो तरीके से हम ज्यादा यूज करते हैं जेईई के प्रॉब्लम्स में। ठीक है, पहला, इसका फोटो आपको याद रखना चाहिए कि इसका फोटो क्या होता है। फोटो इसका होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस फोटो को आप समझ लीजिए। पहले फोटो को कैसे समझना है कि यहाँ पर P और Q जो लगे हुए होते हैं, ये एक लीनियर फॉर्म को संकेत करता है। इट इज ए लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसी को हम लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आपके सिलेबस में वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट डिग्री का ही इक्वेशन है। तो आप P और Q यहाँ पर होते हैं कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि ये दो आपको x ओनली आपको पहचानना है कि हाँ ये x के ही है, ओनली है क्या। तो अगर ऐसा है, और दूसरी बात, ये जो वेरिएबल होता है वो यहां पर होना चाहिए 1 डिग्री के साथ, तभी ये लीनियर रहेगा। तो अगर ये आपका फोटो मैच करता है तो इसका दो पॉइंट में हम सॉल्यूशन लिख देंगे। पहला हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, इफ इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p और वेरिएबल dx जो नीचे है उसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि ये लोग इसी के लोग होते हैं। इसके बाद अगर आप इफ लिख लेते हैं तो आप सॉल्यूशन पे जाएंगे, तो y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्व एंड गेट आंसर। तो दो ही स्टेप आपको चलने हैं, बहुत आसान है। ठीक है, कि आप लीनियर फॉर्म समझ लें। अब दूसरी बात ये होती है कि कई बार हो सकता है dy बाई डी एक्स से आपका काम ना चले, आपको ये प्रॉपर लीनियर फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आपको इक्वेशन को आपको उलटना पड़े। यानी कि दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको dx बाई dy जैसा करना पड़े। ज्यादातर जेईई के सवालों में ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें दूसरा भी लिखना आना चाहिए। यस, कैसे होगा फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए, तो px लिखेंगे, और यहाँ पर q, सेम फोटो बिल्कुल वैसा ही। अभी p और q को हम वापस देख लेते हैं, तो p और q आपके आज किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे, या फिर कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली। यस, फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इसके लिए फिर से दो काम करेंगे, इफ लिखेंगे। इफ आज कैसे लिखा जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p और विद रिस्पेक्ट टू y अब होगा, क्योंकि नीचे आपका वेरिएबल y है। इसी प्रकार सॉल्यूशन लिखेंगे, दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन के लिए आज x लिया जाएगा, यहाँ पर जो रहता है, इनटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इफ। ठीक है, और dy, क्योंकि आज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, नीचे कौन है, y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपको अगर ये लिखना आता है और ये लिख करना आता है आपको बस,
तो आपके कई सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। जैसे कि हम सवाल में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। हमारे पास एक सवाल है यहाँ पर, ठीक है, आपका 2014 एडवांस में पूछा गया सवाल है। बात करें इस सवाल की तो आप ध्यान से देखें कि क्या ये कहीं लीनियर फॉर्म से मैच तो नहीं कर रहा है। आप अगर इसको सॉल्यूशन करें, आप पढ़ें एक बार, ठीक है, सॉल्यूशन करने जाएं तो इसमें कुछ खास एक दो बातें और हैं, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन को बचाएंगे। जैसे कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, आप यहां वाला वेरिएबल देखिए, ठीक है, आप ये वेरिएबल देखिए, ये मैच कर रहा है यहाँ पर, और उसके साथ में जो भी है सब x का फंक्शन है, और इधर भी क्या सब x का फंक्शन है। यस, सही है, तो फोटो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि लीनियर फॉर्म है। हमें करेक्ट हो जाता है, यानी कि पहला पहचानने का काम समझ में आया सबको, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये लीनियर फॉर्म है। यस, लीनियर फॉर्म है। उसके बाद ये कंडीशंस आपके सी निकालने के लिए दी हैं, तो आ जाइए बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा जाएगा dy/dx। अच्छा, कुछ चीजें मैं सुधार लेता हूं, जैसे √1 - x² यहाँ लिखा है, तो यहाँ 1 x² - 1 है, एक जैसा दोनों को कर लेता हूं, तो माइनस में बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा x अपॉन √1 x अपॉन 1 - x² इंटू y इज इक्वल टू x⁴ प्लस 2x, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं तो अब ये पूरा प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। y यहां पर y है, तो यहां पर भी y है, सही है, और ये सब x के फंक्शन इसके साथ भी। तो आप इसको अगर कंपेयर करके सॉल्व करना चाहते हैं कर लें, तो मैं दो ही काम करूंगा। पहला काम इफ सॉल्व करना है, तो इफ कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह -x अपॉन √1 - x² dx आ जाएगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो मन ही मन में अगर आप 1 - x² को t माने, थोड़ा मैं दिखा देता हूं जिन लोगों को नहीं आता वो देख लेते हो। 1 - x² को मैं यहाँ पर लेट 1 - x² इज इक्वल टू t, तो -2x dx, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, ठीक है। आप यहाँ देखें तो -x dx आपका मिल रहा है, तो यानी कि x dx की जगह कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन -1/2, ठीक है, dt/t के हो जाएगा क्या, चेक करें। अच्छा, माइनस एडजस्ट हो रहा है, बिल्कुल माइनस हटा दो, फिर माइनस एडजस्ट हो रहा है तो हटा दो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। फिर 2 नीचे है ना, -x dx की जगह -dt/2, ठीक है, -x dx की जगह dt/2 और नीचे हो गया t, बिल्कुल। तो आप इसको थोड़ा और सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें, तो 1/t का ln t, तो 1/2 ln t, बोलने का मतलब है थोड़ी देर बाद पीछे √t, और √t कौन था, आप देखें t कौन था, ये रहा, तो आ गया आपका 1 - x², यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना रह जाता है, बस सिंपल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखते रहे हैं दूसरी बात में, यानी कि दो काम ही करने होते हैं आपको। सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो y ऊपर है, तो y इंटू इफ, है ना, अभी पढ़ा हमने, इफ कौन है √1 - x², बिल्कुल, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कौन है, q ये रहा, x⁴ प्लस 2x अपॉन √1 - x² इंटू इफ कौन है √1 - x² और dx, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, इसको कटने के लिए ही रखा था ये, ताकि आप सिंप्लीफाई कर पाएं। देखो मैंने पहले ही बोला, आपके जो भी इंटीग्रेशन में यहाँ आएगा आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटा छोटा इंटीग्रेशन बनेगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो x⁴ का कितना हो जाएगा, x⁵/5 प्लस x²/2, 2 कैंसिल, प्लस c, और ये y इंटू √1 - x² एज इट इज। तो हमारा सॉल्व हो चुका है, बस अब हमें c निकाल लेना है। c निकालने के लिए हमें वापस किसी चीज पर जाना पड़ेगा, ये गिवन कंडीशन रहती है आपकी क्वेश्चन में हमेशा, तो आप इसका इस्तेमाल करके c निकाल सकते हैं। इसका मतलब है x को 0 रखो, y को भी 0 रखो, तो x को भी 0 रखो, y को भी 0 रखो, x को भी 0, y को भी 0 रख देते हैं। y 0 हुआ, लेफ्ट साइड 0, x 0, 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोगों, 0 आई कि नहीं आई। अब हम इक्वेशन को वापस देख सकते हैं। तीसरे काम में हमसे पूछा क्या गया है, -√3/2 से √3/2 fx dx, है ना, fx dx का मतलब हो जाता है y हमें निकालना, क्योंकि y ही तो fx होता है, ये बात सब समझते हैं क्या, y ही fx होता है। तो आप यहां से y इज इक्वल टू अगर आप देखें तो ये बन रहा है x⁵/5 प्लस x² अपॉन √1 - x², ठीक है। ये आपका बन गया है फंक्शन, आप इसको fx भी ले सकते हैं।
अब अगर आप अगली स्लाइड में चलें तो हमें क्या करना है, माइनस √3/2 से √3/2 fx dx को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपको एक फीलिंग आ रही होगी, अगर आपने डेफिनाइट पढ़ा है तो आपको -a/a fx dx वाली फीलिंग आ रही होगी। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी -a/a fx dx, याद आ रही है, इज इक्वल टू, ये तीन तरीके से खुलता है भाई। ठीक है, अगर आपका fx इवन है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, इवन, फिर या फिर fx ऑड है ना, या फिर fx नैनो है, कौन सा फंक्शन है, fx इज इक्वल टू नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन समझते हैं, कुछ फेवरेट नैनो फंक्शन है जैसे 1 + sin x, ठीक है ना, 1 + a⁴x एक्सपोनेंशियल, ये आपके फेवरेट नैनो फंक्शंस रहते हैं। तो अगर आपको fx इस तरह से इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाकर, आप इवन ऑड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, अगर आप करते हैं तो अगर आपका इवन रहता है तो 2 टाइम्स 0 से a fx dx लिखेंगे इसको। ठीक है, नैनो फंक्शन है तो आप ध्यान से लिख लीजिए, क्या करते हैं नैनो फंक्शन, 0 to a, एक बार फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, प्लस एक बार फिर से सेम लिमिट 0 to a, बट x की जगह -x dx रखते हैं। ये आपको करना है, यानी कि आप उसकी जगह ये लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इवन फंक्शन सोच रहे हैं, दैट मीन्स f - x इज इक्वल टू fx ना, तो अगर आप f - x की जगह fx रख रहे हैं तो जुड़ जाएगा ना, तो 2 टाइम्स आ रहा है, यस बिल्कुल। अगर आप fx ऑड देख रहे हैं तो f of -x इज इक्वल टू -fx आएगा। भाई माइनस साइन बाहर निकालता है ऑड फंक्शन, निकालता है कि नहीं निकालता, तो ऑड फंक्शन बाहर आने का मतलब क्या है, यहाँ माइनस बाहर आना और ये कट जाना, और इसीलिए आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, 0। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता है, अच्छा कुछ लोगों को यहाँ पर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखें हम, तो नीचे रूट है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, तो हमारा जो फंक्शन आया है fx इज इक्वल टू 1/√1 - x² ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 1 - x² इंटू x⁵5/5 प्लस x²। अब आप इस फंक्शन पर विचार करें अगर, क्योंकि हमें इसके इंटीग्रेट करना है, तो हमें इवन ऑड देखना चाहिए। कई लोग सोचेंगे कि सर इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, आप x की वैल्यू अगर -√3/2 से √3/2 में रखें, ठीक है, तो होगा क्या, ये चीज पॉजिटिव आ रही है। आप चेक कर लीजिए, जो उसने लिमिट दिया है, उसने x लिया है -√3/2 से √3/2, ठीक है, तो आप इसका अगर स्क्वायर वगैरह करें तो 0 से कितना आ जाएगा, 3/4, 0 से 3/4 में पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यानी कि ये चीज है पॉजिटिव, यानी कि ये आपका इवन ऑड डिसाइड नहीं करेगा, आपके सिर्फ इवन ऑड कौन डिसाइड करेंगे, ये। तो मुझे लग रहा है ये आदमी ऑड है और ये इवन है। अगर आपको इतनी बात पता चल गई है तो आओ देखो अगले स्टेप में, तो यानी कि जो आपसे बोला जा रहा था कि -√3/2 से √3/2 fx निकालिए, ठीक है, ठीक है, यही पूछ रहा है। आइए तो fx dx करने जाएंगे, तो -√3/2 से √3/2 1/√1 - x², fx प्लेस कर रहे हैं, भाई fx लगा दिया गया। अब हम इवन ऑड देख पा रहे हैं, तो अभी पीछे हमारा डिस्कशन हुआ, ये ऑड है, ये इवन है, और ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव चीज इवन ऑड को डिस्टर्ब नहीं करती, ऑड फंक्शन, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन इसके साथ हो गया 0, तो बच जाएगा आपका, और ये इवन है यानी कि 2 टाइम्स लगा लेते हैं, 0 to √3/2, ठीक है, और ये आ रहा है x²/√1 - x² dx। क्या आप समझे, आपका इंटीग्रेशन बस इतना बन जाएगा, x⁵ ऑड होने की वजह से -a to a में प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको 0 कर देंगे। अब हम सोचते हैं कि भाई अब इसका क्या करें, कोई जुगाड़ है आपके पास, कोई तरीका है कि √1 - x² और ऊपर x², तो आपको छोटा मोटा इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या किया जाए, एक हिंट दिख रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, ये आपको पहचानना पड़ता है अपने आप क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो इसकी लिमिट ऐसा क्यों हुआ है कि जानबूझकर ये रखी गई है, चलो वो बात छोड़ देते हैं। वैसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन, कुछ फेवरेट सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे 1 - x² कहीं दिख जाए तो x को क्या पुट करना है, साइन थीटा, है ना, a² - x² को दिख जाए तो x को साइन थीटा cos थीटा पुट करो। तो इसी प्रकार इसमें हमें सॉल्व करने के लिए साइन थीटा पुट करना चाहिए, क्योंकि देखो √3/2 और साइन का कोई संबंध है, यस है, बिल्कुल। तो आप यहां पर x को साइन थीटा ले लीजिए, ठीक है, आइए देखते हैं। तो dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos थीटा d थीटा।
अच्छा लिमिट भी चेंज करेंगे, यस बिल्कुल। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, 0 और यहाँ √3/2 x की लिमिट, तो थीटा की लिमिट क्या आएगी, 0 रख रहे हैं, साइन थीटा 0 0, √3/2 कितने एंगल पे होता है, π/3, ठीक है, थीटा π/3 रखा, साइन π/3 √3/2, ओके। चलिए तो आपका इंटीग्रेशन बदल जा रहा है यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि 0 से π/3 x² बोलने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है अगर आप x को साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर, हालांकि मॉड कॉस थीटा आप निकालेंगे, कितना निकालेंगे, x, क्योंकि वेरिएबल है थीटा, तो x आप रख रहे हैं साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर कितना आया, मॉड कॉस थीटा लगाएंगे, इनटू dx की जगह कितना रखना है, कॉस थीटा d थीटा। अब अच्छा, अब समस्या है ये मॉड की, देखो रूट से कभी भी कोई चीज बाहर निकालेंगे आप, ठीक है, रूट ऑफ fx स्क्वायर लिखा है तो आपको मॉड fx लेना चाहिए, छोटी छोटी बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अगर आप यहां तक पहुंचे तो आप देखें कि 0 से π/3 में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस 0 से π/3 में पॉजिटिव, तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, इट मींस इट इज कॉस थीटा, और आप इसको इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली 0 से π/3 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा ये इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, ठीक है, कैसे कैसे बदलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और इंटीग्रेशन 0 से π/3 डी थीटा, ठीक है, आप समझे। फटाफट देखें तो थीटा आ गया माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, एंड लिमिट इज 0 से π/3, चलिए π/3 रखिए, π/3 माइनस π/3 रख रहे हैं तो साइन 2π/3 बाई 2, तो 1/2 इंटू साइन 2π/3 बोलने का मतलब है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, साइन 120 डिग्री, ठीक है, यानी कि 2π/3 का मतलब हो जाता है साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 पर चेंज हो जाता है तो कॉस 30 डिग्री, और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ना अपन 180 और 90 के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो पॉजिटिव रहेगा, तो cos 30 की वैल्यू आप बता दीजिए बस, cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 या √3/2, √3/2, तो √3/2, और ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा रहे हैं तो 0 और साइन 0 0 तो 0, तो आपका आंसर कुछ आ रहा है π/3 माइनस √3/4, π/3 रूट माइनस √3/4, π/3 माइनस √3/4, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका सवाल आसान था, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ जाना है, थोड़े एडवांस के अगर सवाल आते हैं आपका सवाल बन जाएगा। चलिए तो आपको लीनियर अगर इस तरह से समझ में आता है तो अब हम आगे बात करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म पर, ठीक है, फटाफट देखेंगे कि ऐसे कौन से फॉर्म हैं अब कि वो डायरेक्ट हो सकता है आपको ना दिखे कि ये लीनियर फॉर्म है, तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे एक दो फॉर्म है, हम देख लेते हैं फटाफट। तो जिसके अंदर रिड्यूसिबल के अंदर आप अगर पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे आप बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, BDE, ठीक है, आइए फटाफट तो हेडिंग लिख लेते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल, आप इसको पहले इसका भी फोटो हमें समझना पड़ेगा कि ये बर्नौलीज कैसा होता है, कि जैसा कि हमने लीनियर में देखा, ठीक है, कि भाई यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना चाहिए क्योंकि ये इससे मैच करता है, और यहाँ पर p होना चाहिए, इधर q होना चाहिए। अब समस्या ये तो आपका लीनियर फॉर्म है, लेकिन बर्नौलीज में क्या होगा कि आप जैसे कि बोल रहे थे स्ट्रिक्टली यहाँ पर x का फंक्शन, यहाँ पर भी x का फंक्शन या कांस्टेंट, लेकिन उसके साथ में एक चीज ये होगी खास कि यहाँ पर y की पावर n, यानी कि कोई भी डिग्री y की जरूर रह सकती है, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर पहले देखा जाए तो एक ही y होता था, अब यहाँ पर आपके दो लोग दिख रहे हैं यानी कि 2y, जबकि आपको है ना आपको तो एक ही रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका बर्नौलीज का फॉर्म हो जाता है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, मेथड पर बात करें तो आपको इसको लीनियर तक रिड्यूस करने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो भी आपका y का फंक्शन रहे, फंक्शन भी हो सकता है, अभी फंक्शन भी करेंगे, या y की डिग्री रहे तो उससे आप डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो 1/y की पावर n इंटू dy बाई डी एक्स प्लस p
इंटू 1 अपॉन एक y कट गया, कम बचेगा एक n-1 इज इक्वल टू क्यू। आप यहां तक पहुंचेंगे। देन आपको क्या करना है, चूंकि यहां पर p के साथ सिंपल सिंगल डिग्री में होना चाहिए, तो ये वाली चीज को ही आपको t पुट करना है। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन y, है ना, यानी कि 1 अपॉन y की पावर n-1 इज इक्वल टू t। लेट आपको हर बार यहां पर जो भी आए उसको t पुट कर लेना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद थोड़ा आप इसको सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि हाँ चेंज हो रहा है। तो ये ऊपर ले जाएं तो y की पावर -n + 1 इज इक्वल टू t। आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - n डिग्री बाहर, ठीक है, एक कम इंटू dy/dx इज इक्वल टू dt/dx, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहां से देखें तो 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy/dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन 1 - n इंटू dt/dx, ठीक है, किया जा सकता है। ये रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं फटाफट हमारी इक्वेशन में, और हम इक्वेशन को देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो अब बन जा रहा है 1 अपॉन 1 - n इंटू dt/dx, ठीक है, dy/dx इतनी की जगह ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस pt, ठीक है, इसको हमने t माना है, इज इक्वल टू क्यू, क्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इसको देखें तो ये आपकी लीनियर फॉर्म जैसा मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ t है तो ये t है, और ये लोग आपके आज कांस्टेंट या x के फंक्शन होंगे, ठीक है, कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x। तो आपका ये क्या होता है, लीनियर फॉर्म में पहुंच गया है। अच्छा, इसका क्या, ये कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, इधर उधर लिया जा सकता, तो ये लीनियर फॉर्म तक पहुंच गया। इसके सवाल हमें आगे मिलेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बर्नौलीज से देखिए आपका लीनियर फॉर्म में आ चुका है, तो इट इज लीनियर LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके 2 स्टेप बस बढ़ते हैं अगर आपका बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। पहचान ये है कि 2 और 2 y आपको दिखेंगे, आपको थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा। इसका उल्टा आप अगर dx/dy में ले रहे हैं तो यहाँ x और यहाँ x के फंक्शन होंगे, सेम काम। आप अगर देखें तो मैं बता देता हूँ, सेकंड इसी का आप बर्नौलीज में लिख रहे हैं अगर, तो अगर मान लीजिए dx/dy है, ठीक है, प्लस px इज इक्वल टू q, यहां x की पावर n हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली तो अब आप देखें तो यहां पर सॉरी ठीक है, यस, तो यहां x है तो यहां x होना चाहिए था, यस है, लेकिन यहां पर भी x है, क्योंकि हमें यहां पर x का फंक्शन अब नहीं चाहिए, 2 x फिर से आए, तो ये उल्ट, जैसा कि मैंने लीनियर में आपको 2 बताए ना, एक dy/dx एंड एक dx/dy, दोनों को ध्यान रखना है, सेम इधर भी। तो आप 2 x है तो सेम मेथड आप फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, मेथड क्या लगाएंगे कि डिवाइड बाय x की पावर n, पूरे को x की पावर n से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें इधर q और p कौन होंगे, आज q और p की बात की जाए तो ये लोग होंगे, ठीक है, कांस्टेंट होने चाहिए, या फिर f ऑफ y, फंक्शन ऑफ y होंगे आज, ठीक है। अगर आप कर देते हैं तो फटाफट आप देखेंगे इट कैन ऑल्सो बी चेंज टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन चेंज इजिली। तो फटाफट लिख देता हूं मैं, पहला काम आपने क्या किया, x की पावर n से डिवाइड, 1 अपॉन x की पावर n dx/dy प्लस p 1 अपॉन x की पावर n-1 इज इक्वल टू q। अगेन फिर से p के साथ जितना भी आएगा आप t लेंगे इसको, ठीक है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, सेम काम dx/dy विद रिस्पेक्ट टू, आज चलेगा dy, किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx/dy लिखेंगे और इधर dt/dy लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो जहां x था वहां y हो गया है, बस रिप्लेसमेंट हो गया, बाकी कुछ नहीं, आप इसको वापस अपने लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। तो सेकंड काम चेंज कर दीजिए भाई। अच्छा, एक कुछ रह गया है, 1 अपॉन x की पावर n भी आएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन x की पावर n dx/dy की जगह अगेन 1 अपॉन 1 - n dt/dy प्लस pt इज इक्वल टू q। अगर आप अब देखें तो ये आपका लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर आप क्या करेंगे, पहला काम इफ लिखना, सेकंड काम सॉल्यूशन लिखना, है ना। इफ कैसे लिखा जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन p y के रिस्पेक्ट में चल रहे हो तो आज dy लिखना बस, ठीक है, और dy/dx को अकेला छोड़ना है, तो पहले आप इससे 1 - n से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आज t है वहां पर, तो t इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ और विद रिस्पेक्ट टू dy। यस, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा कोई समस्या नहीं है इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सवाल देख लेते हैं उससे पहले, कोई है नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड भी हमारे पास है पढ़ने के लिए। तो अगर आप, है ना, ये हो गया आपका लीनियर सबसे पहले, फिर बर्नौलीज है ना, रिड्यूसिबल टू। अच्छा, एक और रह जाता है कि इसमें कई बार हो सकता है आपको दो दो वाई या दो दो एक्स ना दिखाई दें, ठीक है। तो आपको क्या होता है, फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है। देखिए जैसे तीसरा भी इसमें लिख लीजिए, रिड्यूसिबल टू लीनियर, क्योंकि लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लीनियर के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं भाई। तो आपको कुछ इस प्रकार से हो सकता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी, यहां पर फंक्शन ऑफ y हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ y और q, और इधर भी कुछ फंक्शन ऑफ y की जगह में g ऑफ y लिख दूं, यानी कि y का फंक्शन ये भी हो सकता है। तो सेम काम आपको आज भी वही चीज है कि आप देखें कि दो दो y के लोग दिख रहे हैं, ठीक है, दो दो y के फंक्शन, या इसी प्रकार इसका उल्टा सोच सकते हो आप, x के फंक्शन हो सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगेन सेम, यहां हमें अकेला छोड़ना होता है, q को अकेला छोड़िए, ऐसे पहचान सकते हैं, q को अकेला बनाएं, ठीक है, पहला काम। तो q को अकेला बनाने के लिए अगर आप जाएंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन जी वाई प्लस पी एफ वाई अपॉन जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन यहां पर जो भी चीज आई है इसको t मानेंगे, लेट t एंड सॉल्व, सेम पिछले की तरह, एंड सॉल्व क्वेश्चन। आप सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। हम सवाल में देख सकते हैं इसको, फिर से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इस तरह से फंक्शन ऑफ y भी दो बार हो सकता है, या हो सकता है वो डिग्री में चल रहा है तो दो बार हो जाएगा, आपने देख लिया। अगर हम इनके क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ y। एक दो क्वेश्चन अगर आपको देखने तो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसे ही कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सवाल सफिशिएंट रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस लिखा है साइन 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई, सॉल्व, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और भी सवाल आपको आपके सिलेबस में बहुत मिल जाएंगे। तो ज्यादातर देखा जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी रिड्यूसिबल पर कैसा आता है आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो दो दो y दिख रहे हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ y दिख रहे हैं यहां पर और ये यहां पर, तो फंक्शन ऑफ y है ये लोग। अगर ये फंक्शन ऑफ y है, लेकिन लीनियर में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो y है वही वेरिएबल यहाँ पर सिंगल डिग्री में चाहिए था। तो इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर q को अकेला बनाएं। q कौन है, एक्स क्यूब, तो cos स्क्वायर y से सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, आप से डिवाइड, ठीक है। अगर आप डिवाइड लगा लेते हैं तो उसके बाद आप देखें cos स्क्वायर y से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस, अच्छा साइन 2y देख लेते हैं, साइन 2y को मैं ओपन कर देता हूँ, 2 साइन y cos y नीचे आ गया है cos स्क्वायर y और इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट गया, और यहाँ पर 2 tan, ये कितना बच रहा है, इट इज इक्वल टू 2 tan y, और इसी को हम t पुट करेंगे, ठीक है। इसी को आपको t पुट कर लेना है, जो भी यहाँ पर आपका आता है। उसके बाद आप अगर इसको देखें तो 2 tan y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऑटोमेटिक आपको इक्वेशन वैसा ही दिखेगा, ये देखो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, रिप्लेस हो रहा है। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि अब लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1/2 डी टी बाई डी एक्स, तो 1/2 हाफ डी टी बाई डी एक्स प्लस, अच्छा
ये चीज पूरी टी मानी है क्या मैंने? यस टी मानी है, तो टी बाई एक्स लिख लेते हैं। अच्छा ओके एक्स क्यूब, तो आपकी ये क्या लीनियर फॉर्म हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिख गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे काम कर लीजिए, इसको व्यवस्थित लिख लीजिए। यस इस प्रकार से, अगर व्यवस्थित आपको दिख रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये यहां पर है, बिल्कुल है। और ये लोग x के फंक्शन या कांस्टेंट हैं क्या? यस हैं, x के फंक्शन या कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम, इफ e की पावर इंटीग्रेशन 2/x dx, इसके रिस्पेक्ट में dx, तो कितना आ जाएगा 2 ln x बोलेगा x स्क्वायर। ठीक है, 2 ln x आएगा, 2 पीछे x स्क्वायर 2। सेकंड पॉइंट, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो t इंटू इफ लिखेंगे, इफ कौन है x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q x क्यूब इंटू इफ दैट इज x स्क्वायर dx। t की जगह वापस आप प्लेस कर सकते हैं वैल्यू, तो 2 tan y कितना हो जाएगा x की पावर 6/6 प्लस c, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहां तक सॉल्व हो जाता है। तो अब मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपकी पहचान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका कैसा होता है, लीनियर फॉर्म पूरा कवर हो जाता है कि आप लीनियर फॉर्म को पहचानना जानते हैं, आप इफ लिखना जानते हैं, आप उसका सॉल्यूशन लिखना जानते हैं, आप रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म जानते हैं अगर है ना बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इस तरह से फंक्शन ऑफ वाई भी आ रहा है तो भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें हमारे कॉन्सेप्ट में सीखना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, होमोजेनियस मेथड दोनों बताएंगे बिल्कुल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है मेथड में, अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें हमें उल्टा चलना है कि जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें उन्हें एग्जैक्ट पोजीशन में लाना होता है कि भाई हम डायरेक्ट फिर इंटीग्रेट करें तो वो खट से हो जाए। थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे, चीजों को पहचानेंगे जैसा मैं बताऊंगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप ही बताइए, किसी दिन आपके सामने लिखा है dx प्लस dy, सिंपल सा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d ऑफ x प्लस वाई, लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। तो ये आपको ये करना आना चाहिए। कहने वाली बात है, आपने इधर से इधर आना सीखा है, आपको इधर से अब इधर लिखना आना चाहिए। तो कुछ आपको याद होने चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा dx माइनस dy, तो कितना आना चाहिए d ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए किसी ने लिखा ओनली d ऑफ साइन y। ठीक है, d ऑफ साइन y, तो क्या आएगा साइन y, d ऑफ साइन y कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाता है cos इंटू y का dy। ठीक है, तो ये तो अब मैं आपको कुछ फटाफट बता देता हूं। जैसे ज्यादातर केसेस में कैसा होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, y बाई एक्स, x इंटू वाई, ये आपको आने चाहिए। जैसे कि आपको आना चाहिए d इंटू एक्स वाई क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं। तो d इंटू एक्स वाई क्या होता है, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, तो ये आपको याद रखना चाहिए। यानी कि x dy के साथ है, y dx के साथ है, बीच में प्लस है, तो ये बनेगा बिल्कुल। अगर मान लो माइनस आ गया तो माइनस वाई इंटू डी एक्स, तो आप ध्यान से देखें, माइनस आपके डिवीजन के फॉर्मूले में आता था, तो डिवीजन के फॉर्मूले में अगर मानो तो यहां पर एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वो एक्स और दूसरा वेरिएबल, तो यानी कि ये लिखा है डी ऑफ वाई बाय एक्स। आप पहचान जाएंगे कैसे किया है, एक्स डी वाई, एक्स के साथ डी वाई है यानी कि अपोजिट, माइनस वाई इंटू डी एक्स, माइनस होने का मतलब है डिवीजन, माइनस शो करता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर आप समझ लीजिए प्लस मतलब मल्टीप्लाई और यहां मतलब डिवीजन। तो छोटी छोटी पहचान है, इनके आधार पर आप थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे और भी आप सोचिए, ठीक है, और भी लिख के देख सकते हैं, जैसे डी ऑफ कई बार x बाई वाई हो सकता है ना, x बाई वाई। अब आप ही बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई वाई का कैसे करते हैं आप, नीचे y स्क्वायर होना चाहिए, यस होना चाहिए, फिर y इंटू डी एक्स से शुरू होगा माइनस वाई इंटू डी वाई, सॉरी माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये तो छोटे छोटे हो गए। जैसे मान लीजिए अभी चौथा, हो सकता है आपको x के साथ dx मिले और y के साथ dy मिले, तो x के साथ dx होने का मतलब है सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये रहा होगा इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा। ठीक है, आगे d, लेकिन 1/2 भी लगा लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि 2 आपको पता है डिफरेंशिएशन में आता है, यस। चौथा, पांचवा, इसी प्रकार आपको कुछ छोटे छोटे और भी आने चाहिए, जैसे d ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स क्या आएगा हम सोचेंगे।
ठीक है, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। अब करके देखें, थोड़ा सा हम करके देखते हैं इसको। तो हम जब करने गए तो हमने सबसे पहले tan इनवर्स का करना है डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स कितना हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलने का मतलब है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इनटू, ठीक है, y बाई एक्स का करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है, x dy माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, ये आ जा रहा है। थोड़ी देर बाद अब एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि आप यहां पर देखें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर ऊपर गया कैंसिल, तो आपको ये कुछ दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आप ध्यान रखें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे होता है और ऊपर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो जरूर tan इनवर्स वाई बाई एक्स या tan इनवर्स एक्स बाई वाई का होगा। इसी प्रकार मान लो अगर मैं लिखना चाहता हूं डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई रहा है, तो एक्स बाई वाई रहा है, अब सबको समझ में आ रहा है फिर से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, ऊपर क्या होगा आज ये वाई डी एक्स से शुरू होगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा, अपने आप करके देखिए, सिंपल सिंपल छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लीजिए कई बार डी ऑफ, मैं आपसे पूछ लेता हूं डी ऑफ 1/xy, डी ऑफ 1/xy कैसा हो जाएगा, तो डी ऑफ 1/xy का हो जाएगा सबसे पहले 1/xy का तो माइनस 1/xy स्क्वायर इंटू xy का क्या हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब छोटे छोटे पहचानना सीख लीजिए, जैसे मान लो मैं कहना चाह रहा हूं डी ऑफ 1/y लिखा है, ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई, यानी कि आपको कैसा है उल्टा चलना है। एग्जैक्ट का मतलब होता है आप कुछ याद कर लीजिए, कुछ सारे डिफरेंस उल्टा लिखना, ठीक है, जैसे डी ऑफ एक्स प्लस वाई, इधर से इधर जाना बहुत इजी होता है क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन आप उल्टा सोच पाते हैं अगर, तो आपके लिए मेथड बहुत बेस्ट है, ठीक है, बहुत कम लाइनों में आंसर आ जाते हैं इसके। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसलिए आपको याद रखने के लिए कुछ लगाए हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि सेम एक्स है ना, डी ऑफ एक्स वाई दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं, इतने ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक बेसिक आप याद कैसे रखेंगे इसको, तो आप यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, माइनस है तो ऑब्वियसली बात है डिवीजन रहा होगा, ठीक है, नीचे एक्स प्लस वाई आया यानी कि लॉग रहा होगा ln x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ln y अगर किसी ने लिखा है डी ऑफ ln y, तो इसका क्या आना चाहिए आपके हिसाब से 1/y इंटू डी वाई आना चाहिए, सिंपल है। तो जब भी चीजें नीचे हो तो समझ जाना लॉग का है, लॉग का हो सकता है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो tan इनवर्स होता है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर कुछ ये इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिए एक बार और इनको याद कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इनको याद करने के लिए और इनको पहचानने के लिए। अगर आप नहीं करते सिर्फ लिख के छोड़ दें तो आपसे नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे, अब वीडियो पॉज कर लीजिएगा। कुछ आपको दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्ट अगर, तो आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, आपका पूरा डिटेल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दे सकता हूं, ठीक है। आते हैं आप एग्जैक्ट के कुछ सर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन पे चलें। तो यस, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, यस, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है ये पहले आपको लीनियर फॉर्म हो सकता है, क्या लीनियर फॉर्म में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते आज, क्योंकि इधर y बाई एक्स और उसके फॉर्म दिख रहे हैं। अगर हम x से डिवाइड कर दे तो आओ पहला काम कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, आपको dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना है, dy बाई डी एक्स को क्या करना है, अकेला छोड़ना है। तो माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप पाएंगे, देखिए यहाँ पर x है, y बाई एक्स है, यानी कि इसके लिए कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये यानी कि इनपुट रहा है आज, जहां पर x होता है वो हमारा आज x नहीं है, y बाई एक्स है। तो यानी कि y बाई एक्स को हमें t मान लेना चाहिए, या फिर एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सोच पा रहा हूं, अगर इन दोनों पर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, अच्छा x से डिवाइड लगा लिया है तो ये x नहीं आएगा, यस, x का डिवाइड लगाए तो x नहीं आएगा, सही है ना, यस बिल्कुल। तो अगर इन पर थोड़ा सा दिमाग लगा जाए तो यहाँ पर देखिए y का डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1/x है। एक मैं अगर मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी चीज को, 1/x से मल्टीप्लाई, देखो आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पहचान कर
आना चाहिए कि क्या हम करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्योंकि हो सकता है सॉल्व करते या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त किसी ने कोई फंक्शन काटा हो या कोई चीज, तो आप बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 1/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, यहां पर भी 1/x से मल्टीप्लाई किए तो 1/x एफ वाई बाई एक्स इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। क्या ये हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब आप लेफ्ट साइड में अगर जो भी आया है मैंने उसके हिसाब से देखकर किया है, आप इस पर नजर देखिए, ये कुछ स्पेशल चीज है। ये आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंशिएशन है किसका, यहाँ y का डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ x का डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि y को छोड़ा है। अच्छा अब x का नहीं, 1/x का हुआ है, तो ये क्या d ऑफ y/x लिख दूं, यानी कि क्या ये d ऑफ y/x लिखा है? यही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आपको उल्टा सोचना है। अगर ये ऐसा लिखा जा सकता है तो फिर ठीक है। और इधर क्या है 1/x और f ऑफ y/x। देखिए मुझे पता चल गया कि y/x में बनाना पड़ेगा, तो आपको दिमाग लगाकर करना है। नेक्स्ट, अब यहां पर अगर मैं y/x को कुछ मान लूं t, तो मेरा काम चलेगा। y/x को t माना तो dt ft, ठीक है। ओके एक सेकेंड, ठीक है, वेरिएबल भी सेपरेट कर सकते हैं। y/x को t मान लेते हैं, y/x को 1/x पे 1/x dx। ओके एक सेकेंड, 1/x को उधर भेज देते हैं x dx, यस ठीक है। y/x को अगर आप t माने, t जैसा माने या वैसे भी देखें, तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़िया सा नजर आ रहा है। देखो f डैश हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा याद करो, f डैश हो या dy या dx हो हमेशा न्यूमरेटर में रहते हैं, और इसके साथ d ऑफ y/x आ जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और ये f ऑफ y/x नीचे आ गया है, वेरी गुड। और इधर सिर्फ बचेगा, ये इधर गया है, तो 1/x dx लिख दूं, ठीक है। आप dx इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है, आपको ऐसा मिल सकता है। अब आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको t मान लूं, या आपने y/x को माना है तो रहने दो, y/x को ये रहने दो, आप पूरे को t मानो। आप पाएंगे कि अगर ये t हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो आप पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव f डैश y/x, फिर y/x का डेरिवेटिव dy y/x, यानी कि पूरा dt लिखा है ऊपर। तो यानी एक तरीके से dt अपॉन t इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln x प्लस ln c, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाता है ln t इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। लॉग हटा सकते हो आप चाहो तो हो जा रहा है t इज इक्वल टू xc, ठीक है ना। t की जगह कौन है, t आपका fy/x, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इधर लिख देते हैं fy/x इज इक्वल टू x इंटू सी। कोई ऑप्शन है आपके पास, x इंटू सी, y/x इज इक्वल टू x इंटू सी, यस बिल्कुल। तो ये भी आपका एग्जैक्ट के मेथड से ही सॉल्व हुआ है, और भी बहुत सारे सवाल हैं आप एग्जैक्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस कुछ बातें हैं, जैसे आप याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। जैसे और एक दो सवाल मैं आपको एग्जैक्ट का और करवा देता हूं, ठीक है। आपकी बुक्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में भी आपको एग्जैक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है x dy प्लस y dx इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, अगर आप वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर फॉर्म और होमोजीनियस वगैरह वगैरह अगर आपको आता है, तो आपको अगर एग्जैक्ट मेथड आपने पढ़ा है, तो आपका कैसा होगा, इन मेथड्स की लगाने की कई बार आवश्यकता नहीं होती है और आपका आसानी से आ जाता है। तो आप देख पाइए नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अभी अभी हमने पढ़ा था कि डी ऑफ, अच्छा इधर यहाँ पर एक्स है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में नीचे एक्स लेना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक है। माइनस आया ना, देखो मैंने आपको बताया था माइनस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स जैसा रहा है, और एक्स यहाँ आने का मतलब है वाई बाई एक्स रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टैन इनवर्स में आता है, तो आपको याद कर लेना है इस तरह से। तो यानी कि डी ऑफ टैन इनवर्स रहा है, आप पीछे रफ में चेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान। अच्छा इधर देखिए प्लस रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन रहा है एक्स डी वाई, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई रहा है। अगर आपको ऐसा करना आता है देन आपका क्वेश्चन खत्म, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स
वाई बाई एक्स प्लस, ठीक है। तो आपके ऐसे सवाल बन जाएंगे। इसके लिए बस आपको क्या है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, आपको इन चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे माइनस कब आता है, नीचे एक्स वाई कब आता है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आता है ना, ये नीचे रूट वाला कब आता है, तो ये डी ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप 2-4 लिख के देखेंगे, या जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में आप अगर लिख लिख के सभी को प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल डेरिवेटिव का रिवर्स करना है, यानी कि एग्जैक्ट मेथड कोई अपने आप में बड़ा मेथड नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना है, तो रिवर्स जब करना है हम इधर से इधर पढ़ना जानते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं आना जानते, तो ये आपको बस प्रैक्टिस करके ले लेना है, ठीक है। तो यहीं से आपका एग्जैक्ट भी हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अपने आप और काम कर लें, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट अब हम बात करना चाहेंगे कि हमारा होमोजीनियस भी एक मेथड होता है, कि भाई आप अगर एग्जैक्ट भी सीख रहे हैं, आप लीनियर भी सीख रहे हैं, तो होमोजीनियस मेथड कैसा होता है, आइए बात करेंगे। पहला देखिए, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन के लिए, हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक फोटो जरूर रेडी किया है दिमाग में, तो आप फोटो इसका देखें तो इसका फोटो कुछ इस प्रकार से होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स और वाई के फंक्शन, इधर भी g भी x कॉमा वाई का फंक्शन ले लेते हैं। शर्त यहां पर ये होगी, जो कि इसके शब्द में छुपा हुआ है, इसके मतलब में ही छुपा हुआ है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाता है, बहुत लोग नहीं समझते। तो क्या आपको पता है होमोजीनियस का मेथड? अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि होमोजीनियस का मेथड क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो होमोजीनियस का जहां तक मुझे पता है मतलब ये होता है कि हर टर्म, किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी इक्वेशन, किसी भी फंक्शन, अगर होमोजीनियस आप बोल रहे हो उसको, तो इसका मतलब है हर टर्म में उसके वेरिएबल्स की डिग्रीज का सम बराबर है। यानी कि क्या होगा, है ना, एवरी टर्म डिग्री सम ऑफ वेरिएबल्स, ऐसे बोल देते हैं, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन एवरी टर्म, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, वेरिएबल्स इन एवरी टर्म, इन एवरी टर्म रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो ये आपका होमोजेनियस हो जाता है। सर एग्जांपल बताइए, तो जैसे एग्जांपल के नाम पर आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये क्या है, यस है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके सामने कई बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या है, यस है। तो आप ऊपर नीचे आप मतलब ये समझिए कि हर डिग्री, है ना, टर्म में सेम हो गई, इसके पास 1 डिग्री, इसके पास 1 डिग्री, 1 1 1, तो यानी कि ये बोला जाएगा फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस बोल सकते हो, डिग्री या ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोल सकते हो सेकंड डिग्री या सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंस। तो आई होप आप समझ गए। जैसे मान लो इक्वेशन की बात करें तो आप बहुत बढ़िया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, जैसे 2hxy प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये होमोजीनियस है? यस, होमोजीनियस है। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अगर हर टर्म में आपके डिफरेंट डिग्रीज रख रहे हैं वेरिएबल्स, तो उसको आप होमोजीनियस नहीं बोल सकते, उसको आप हेट्रोजीनियस बोलेंगे। आइए मेथड पर बात करते हैं। तो मैं मान लेता हूं फिलहाल यहां पर अगर मैं n लगा दूं तो मैं मान के लेता हूं कि मेरे दोनों ही, ये जो दोनों ही लगे हुए यहां पर फंक्शंस लिए हैं, ये n ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर है तो आपको तरीका क्या है, आप यहां पर क्या करेंगे, टेक आउट मैक्स डिग्री, यानी कि y की पावर n, x बाई वाई बनाना चाहते हैं या y बाई x, आपकी इच्छा है। मैं x कॉमन ले लेता हूं, चलो, तो x की पावर n एंड कैंसल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, कॉमन लेना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका dy बाई डी एक्स कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। चूंकि x की पावर सेम डिग्री इसीलिए हम मांग रहे थे, क्योंकि हम जब कॉमन लेंगे तो नीचे से भी सेम डिग्री आएगी, डिनोमिनेटर से भी सेम डिग्री आएगी, तो आपको कैंसिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर f ऑफ y बाई एक्स और g ऑफ y बाई एक्स दिखेगा, क्योंकि जब आपने x को बाहर खींचा है, कॉमन लिया है, तो x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो y बाई एक्स कुछ इस प्रकार से ये फोटो कन्वर्ट हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, देन आपको इसमें y बाई एक्स को ही z मान लेना है, ठीक है। क्या करना है, लेट करना है y बाई एक्स इज इक्वल टू z। बोलने का मतलब हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स जेड। कई सारी बुक में आपने देखा होगा vx ux,
वगैरह वगैरह। फिर यहाँ से एक ही आप फॉलो करिए, कोई भी याद कर लीजिए। तो यहाँ से dy बाई डी को फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। तो x का करेंगे 1, तो z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स। आप फटाफट ये कुछ रिप्लेसमेंट हैं आप कर देंगे, रिप्लेस एंड सॉल्व। अगर आप कर देते हैं तो उसके बाद कई हो सकता है, उसके बाद आपके बहुत सारे मेथड है, फिर वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, उसके बाद लीनियर भी लग सकता है। तो बस इतना काम 1 2 सेकंड स्टेप y बाई एक्स बनाना है, y बाई एक्स को z लेना है और dy बाई डी एक्स को हमेशा z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स से रिप्लेस करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यस। अगर आप इसके भी क्वेश्चन करना चाहें तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, आइए शुरू करेंगे। तो कई बार डायरेक्ट आपको y बाई एक्स मिल सकता है या कई बार हो सकता है आपको बनाना पड़े, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? होमोजीनियस होना चाहिए आपका जो भी dy बाई डी एक्स एक तरफ लें और दूसरी तरफ सारा फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर भी होमोजीनियस होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस होना चाहिए, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। चलिए, तो अगर आपको होमोजीनियस आ गया, अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल आ गया, अगर आपको लीनियर आ गया, अगर आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर आ गया, आपको लीनियर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड आ गया, तो अब आप कई सारे मेथड एक साथ सीख चुके हैं। अब आप पूरी तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो बेसिक इतने ही मेथड हमारे जेईई में पूछे जाते हैं, बाकी सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए तो ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, जब भी ये बोलते हैं कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि समझो आपका सी का जुगाड़ हो गया, यानी कि सी फाइंड करने के लिए दिया है। यस, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं स्लोप ऑफ कर्व एट ईच पॉइंट। भाई अगर आपको देखो स्लोप की बात कर रहे हैं, जब भी आपको वो नहीं बोल रहे हैं तब तक आप टेंजेंट का स्लोप ही देखेंगे, यानी कि वो आपको दो तरीके से स्लोप भी दे सकते हैं। हमारी बात हो चुकी है कि या तो टेंजेंट का स्लोप देंगे या नॉर्मल का स्लोप देंगे। तो आपको पता है क्या टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? यस, डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एओडी में सीखा है हमने, इज इक्वल टू कितना दिया है? वाई बाई एक्स प्लस, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं अब इसको। ठीक है, ये पहले से ही तैयार है ना। आप वाई बाई एक्स को ही क्या कर लेंगे? जेड मान लेंगे। ठीक है, आप वाई बाई एक्स को ही जेड मान लेंगे। देखो एक आप रट ही लीजिए, क्योंकि हर बार या तो आप वाई को मन निकाले बाहर या एक्स को, या एक्स बाई वाई को जेड पुट करें, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया। तो आप देखें तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स अगर किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स करने जाएंगे तो x का 1 हो गया, तो z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स। तो आप ये फॉलोइंग ये रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, रिप्लेस करेंगे, हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, z प्लस, अच्छा कई बार क्या होता है ये आपको कटता हुआ भी नजर आएगा। अगर आप सही तरीके से जा रहे हैं तो आपको खुद पता चलेगा हाँ सही चल रहा है। फिर आप देखें तो इसमें अब दो वेरिएबल दिखेंगे z और x। जब भी आप इसको रिप्लेस करेंगे तो z और x देख रहे हैं, तो क्या आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? यस, हो सकते हैं वेरिएबल सेपरेट। तो dz बाय sec z इज इक्वल टू dx बाय x। ठीक है, इंटीग्रेशन करने गए तो इंटीग्रेशन 1/sec बोलने का मतलब है cos z। cos z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sin z। ठीक है, कई लोग समझ नहीं पाएंगे, इट इज लिख देते हैं अगले स्टेप में, cos z ln x प्लस ln c लगा लेते हैं। ठीक है, cos z का इंटीग्रेशन, cos z का इंटीग्रेशन cos का हो जाता है sin z इज इक्वल टू ln x प्लस c। z की जगह आप वापस चीजें सब्स्टिट्यूट कर दें तो z कौन था? y बाई एक्स, तो ये आपका हो जा रहा है sin y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c। अच्छा, अभी c के लिए जैसा कि मैंने पहले बोला, c के लिए उन्होंने आपको कुछ दिया है। क्या दिया है? c के लिए आपका दिया है कि ये पास कर रहा है, इससे पास करने का मतलब क्या हो रहा है ना, 1,π/6 से अगर पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 1,π/6, दैट मीन्स कि आप x को 1 रखें और y को π/6 रखें। तो आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे y π/6 x1, तो sin π/6 कितना होता है जल्दी बोलिए? तो 1/2 इज इक्वल टू ln x की जगह मैंने ln 1 0 प्लस c। तो c की वैल्यू यहां से आ रही है 1/2, c की वैल्यू यहां चिपका दो और आंसर आ गया आपका। तो c 1/2 यानी कि sin y बाई एक्स log x प्लस c 1/2 आपका पहला ही आंसर करेक्ट हो जा रहा है।
ठीक है। तो होमोजीनियस भी बहुत आसान है, y बाई एक्स को कई बार आपको डायरेक्ट दिखेगा कि हाँ भाई सब टर्म में y बाई एक्स बन रहा है तो अच्छी बात है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नहीं तो आपका होमोजीनियस होगा, ठीक है। तो कॉमन डिग्री लेकर आप कर लेंगे। होमोजीनियस होने के बाद आपके लगभग सारे मेथड कवर हो जाते हैं, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल से शुरुआत करके हमने एग्जैक्ट पढ़ते हुए, लीनियर फॉर्म पढ़ते हुए, है ना, पहुंच गए। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिकली एप्लीकेशंस क्या होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम किसी नए दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो आज जितना की कंटेंट मैंने बोला था कि हम आज पढ़ रहे हैं ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज ये ठीक है। हमारा लीनियर फॉर्म आपको अगर आ गया है, वेरी गुड। रिड्यूसिबल टू लीनियर में आपने बर्नौलीज पढ़ लिया, वेरी गुड। बर्नौलीज ये आ गया है ना, इसके भी अपने फंक्शन ऑफ वाई होता है, दो दो वाई दिखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़े सीख लेने, याद कर लेने डायरेक्ट, ताकि आपको हो जाए। और लास्ट अब आज का टाइटल है इस लेक्चर का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो अब हम बात करें अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर अगर बात करें तो आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि ऑर्थोगोनल बोल रहे हैं भाई, ये क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल। ओके, ऑर्थोगोनल अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल है, मतलब कि वो एक दूसरे पर, है ना, को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। सर कर्व कैसे 90 डिग्री पर कट कर सकते हैं? कर्व अगर 90 डिग्री पर नहीं कट करते भाई, कर्व नहीं कट करते, कभी कर्व कट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर डाली गई टैंजेंट्स कट करती हैं। आप देखिए, जैसे अगर मैंने ये कर्व 1 माना, इसी प्रकार मैंने अगर कर्व 2 माना कुछ इस प्रकार से, ये मेरा कर्व 2 है, तो हमें देखना है कि ऑर्थोगोनल का मतलब सिंपल सा हो जाता है कि ऑर्थोगोनल मतलब है ना, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स एट पाई बाई 2 डिग्री, ठीक है, एंगल। या फिर आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, है ना, इट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of both curve of both C1 and C2 tangents are perpendicular, ठीक है। तो ये आपके ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब हो जाता है कि ऑर्थोगोनल कर्व हम किसे बोलेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं हम x1 y1 मान लें या xy मान लो, तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इनकी टैंजेंट्स डालें, आप टैंजेंट्स देखिए, तो उन टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल होना चाहिए, ठीक है, उन टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है 90 डिग्री या पाई बाई 2, तो ये ऑर्थोगोनल कर्व दोनों बोले जाएंगे। और आपको पता ही है कि इसी सेम पॉइंट पर अगर दो चीजें या दो टैंजेंट परपेंडिकुलर हो रहे हैं, यानी कि उनके बीच अगर एंगल, ठीक है, उनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो रहा है, उनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री या पाई बाई 2 हो रहा है, तो वो ऑर्थोगोनल कर्व्स बोले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये तो समझ गए कि आप ऑर्थोगोनल होता है, सिंपल सी बात है। तो एक रिलेशन भी होता है अपने पास। क्या रिलेशन होता है पहचानने का? यस, वो होता है dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 पहले का, यानी कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। m1 इंटू m2 -1 पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, स्ट्रेट लाइन में बहुत जगह, बहुत काम का, ठीक है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 मस्ट बी इक्वल टू -1। ये आपकी बात हो जाती है, आप समझिए कंडीशन है ये, ठीक है। अगर कोई आए आपके सामने बोले ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं, तो आप फट से तो एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करके अगर -1 के बराबर रख देते हैं तो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम बात करें तो हमारे लिए क्वेश्चन कैसा आता है? हमें आता है फाइंड करना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन कर्व। यानी कि अब आपको क्या होगा, वो एक कर्व देंगे, ठीक है, कर्व C1 मान लेते हैं, ये गिवन है, और इसके ऑर्थोगोनल जो कर्व है, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कर्व को फाइंड करना, यानी कि एक कर्व दे देंगे हमें और उसके ऑर्थोगोनल कर्व को हमें लाना पड़ेगा। तो ये सबसे बढ़िया आपका एप्लीकेशन हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। आइए इसको कैसे समझेंगे, आइए कुछ स्टेप्स हैं, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेप्स, तो अगली स्क्रीन पे चलेंगे हम।
ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स जरूरी हैं वो बात करते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स के लिए आपको क्या होगा, पहला अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, कर्व 1, कर्व गिवन फॉर विच ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी या कर्व फाइंड करना रहेगा। चाहिए, ये ऐसा कुछ होता है। तो अब दूसरे काम में क्या करना है आपको, यानी कि आपको एक कर्व दिया है तो आप क्या करेंगे, कर्व मान देते हैं, मैं कर्व मान लेता हूं, कर्व 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कुछ fx प्रकार से दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको dy बाई dx यहां से निकाल लेना है f डैश x। अगर आपको पॉइंट पर चाहिए तो आप पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, एट पॉइंट p, जिस पॉइंट पर आप देखना चाह रहे हैं, वरना इतना जरूरी नहीं है। सिंपल dy बाई dx इज इक्वल टू आप f डैश x लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, है ना, आपको इसको उल्टा कर देना है ना, यानी कि आपको क्या करना है, माइनस dx बाई dy, यानी कि आपको क्या करना है, रिप्लेस dy बाई dx बाय माइनस dx बाई dy। क्योंकि दोनों को ये स्टेप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही काम करने से आपको क्या हो रहा है, ऑर्थोगोनल हो रहा है। ये आपको करना ही पड़ेगा फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अगर आपको कर्व चाहिए तो आप dy बाई dx को सिंपली माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कर दें, यानी कि जहां पर dy बाई dx लिखा तो अब वो इक्वेशन 1 ये अब कन्वर्ट हो जाएगी माइनस dx बाई dy इज इक्वल टू f डैश x। एंड नाउ सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, यू विल गेट ऑर्थोगोनल कर्व, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यानी कि आपको एक ही काम करना है, कभी भी ऑर्थोगोनल की बात है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको कर्व ढूंढना है, एक कर्व दिया है उसके ऑर्थोगोनल कर्व ढूंढना है तो आपको सिंपल dy बाई dx को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट, अगर आपको कंडीशन देखनी है तो आपकी ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की, कि दोनों कर्व के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं या π/2 एंगल पर कट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ऑर्थोगोनल के बारे में ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। आप इसके सवाल अगर देखना चाहें तो आप इसके सवाल उसमें देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, एक चैप्टर है आपका कैलकुलस में, उसमें मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अब हमारे लिए क्या बचा है आज के दिन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है नहीं है कुछ, तो अगर यहां तक देखें तो आपके इतनी थ्योरी क्लियर हो जाती है कि आप इतने कॉन्सेप्ट्स अगर दिमाग में रखते हैं तो आपका मैक्सिमम आप समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ और बातें देखें तो हमारे लिए और क्या क्या पढ़ना है जैसे होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, क्लैरिट्स फॉर्म है, बाकी चीजें भी हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिफरेंट। तो आपको मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे प्रीवियस से पहले तो एक बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझ लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूलों को रट लीजिए, जो तरीका है मेथड को जान लीजिए और फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। बहुत ही आसान होता है, आपके छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, छोटे छोटे इंटीग्रेशंस होते हैं। आप अगर फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझ के प्रैक्टिस करेंगे, आप रटिए मत, ठीक है, तो आपका कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट कीजिए, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, बाकी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बचे हुए क्वेश्चन और हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। थोड़े बहुत एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे आपने एप्लीकेशंस हम क्या करेंगे अगले चैप्टर में, हम जैसे हाफ लाइफ वाला हो रहता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिके, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं और नहीं तो स्टेट के एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर एप्लीकेशन पर जाकर खत्म होता है। तो अगर आप मेथड सीख गए हैं सारे तो आपके लिए चैप्टर में कुछ नहीं बचा अभी एप्लीकेशन में भी सेम हमें सॉल्व ही करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।